हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिसंबर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन फुल पावर में हम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आ रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे मतलब बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अलग अलग स्टाइल्स के वन लाइनर्स आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो देखिए, जिसमें आप पेपर 1 के भी और पेपर 2 अगर आपका शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन है तो उसके लिए भी वन लाइनर्स का सीरीज लेके आया हूं जिसमें कई सारे वीडियोस हैं। जिसके अलावा मैं आप लोगों के लिए जो है वो अलग से कुछ कॉन्सेप्ट्स के वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं अभी जो आज का ये वीडियो होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ जो 1947 से पहले और 1947 के बाद, है ना? 1947 से पहले और उसके बाद के जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ या इवेंट्स, ऐसे ऐसी घटनाएँ हैं या ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जो एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, वीडियो को लाइक कर देंगे तो हम और भी ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाकी अगर आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप 90159581 8713 9015958713 इस नंबर पर, जो कि विनय सर का नंबर है, इस पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले यानी 1947 से पहले जो है, आपको मालूम है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज चलता था, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो कि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश थे, और वो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी। और ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। हमारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज़ जो थे, हमारे जो ओरिएंटल लैंग्वेजेज़ थे, उन पे कम जो है फ़ोकस था उनका। तो कुछ नीतियाँ देखते हैं। सबसे पहले आता है चार्टर एक्ट। 1813 में, 1813 में ये चार्टर एक्ट आया हुआ था। डायरेक्टली पूछ भी देता है कि कब आया था। ये पहला ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन था एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी की ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। यानी अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार अब हमें जो है वो कुछ एक्ट तो पास करना होगा। इनके ऊपर हमने बहुत राज कर लिया, इनका बहुत शोषण कर लिया, यहाँ की वस्तुएँ बहुत सारी हम अपने यहाँ ले गए, यहाँ से जो है वो शिप के माध्यम से। लेकिन अब ज़रूरत है कि कुछ इनके शिक्षा के ऊपर भी अब हम, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा बहुत बेहतर था पहले, लेकिन इनके आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और इन्होंने अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा-चढ़ा कर बताया, हमारे यहाँ के लैंग्वेज को और हमारे यहाँ का जो भी चीज़ था उसको इन्होंने बताया कि बहुत थर्ड क्लास का जो है ये सारी चीज़ें हैं, जो कि इनके समझ के बाहर की थी, है ना? और इनका एक तरीका भी था कि वहाँ जहाँ भी आप जाओ, वहाँ के कल्चर को इतना ज़्यादा उनके ही नज़र में गिरा दो कि फिर आज तक हम उससे उभर नहीं पाए हैं, है ना? आज तक भी हमें जीन्स अच्छा लगता है और धोती अच्छा नहीं लगता है। आप खुद सोचिएगा एक बार। तो चार्टर एक्ट 1813 में आया। पहली बार शिक्षा हेतु सरकारी उत्तरदायित्व, यानी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार किया था। चार्टर एक्ट 1813। फिर मकौले का मिनट आया और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। 1835 1835 में आया था। मकौले मिनट ने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। बताया कि भाई भारत में आप वर्नाकुलर लैंग्वेजेज की जगह पे इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर करेंगे। वेस्टर्न नॉलेज को बेहतर बताया। और ये इनका मेन मकसद यही था कि भाई भारत में ब्राउन स्किन वाइट गाय हमें बनाना है। कुल मिला के मतलब ये कि स्किन ब्राउन हो लेकिन बोलने में, लिखने में उनको इंग्लिश आता हो, ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे, क्योंकि चीप लेबर इनको चाहिए था, है ना? तो अंग्रेजी माध्यम को इन्होंने बेहतर बताया। पाश्चात्य यानी कि जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न नॉलेज है, उसकी शुरुआत यहाँ पर की। मकौले मिनट एक जो है वो लैंडमार्क साबित हुआ इंग्लिश एजुकेशन के लिए भारत में। अब इसके बाद आता है वुड्स डिस्पैच। और वुड्स डिस्पैच जो है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि आज भी इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया माना जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे कुछ बड़ा, अगर हम कह सकें कि एक शुरुआत इंग्लिश एजुकेशन का, तो वो था वुड्स डिस्पैच। शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा, विश्वविद्यालयों की नींव यहीं से पड़ी। यहीं से ये इसी के अंदर डिसाइड किया गया कि हमें इंडिया में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पर कुछ विश्वविद्यालय खोलने होंगे, जिसमें कि सबसे पहला विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इन्होंने खोला था। 3 विश्वविद्यालय खोला था, जिसके बारे में ज़िक्र इसी वुड्स डिस्पैच में हुआ।
और मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र माना जाता है इसको। इसके बाद 1857 को आप भूल नहीं सकते, इसी समय पे जो है ना रिवॉल्ट हुआ था, याद है आपको, जो मंगल पांडे द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवॉल्ट किया गया था, चौरी चौरा, जो ट्रेन ही पूरा लूट लिया था वहां पर। तो वो 1857 में ही, उसी 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के यूनिवर्सिटीज, वहाँ के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। पहला यूनिवर्सिटीज भारत में यही तीनों थे, है ना। और ये पूछ लेता है कि किस यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, याद रखिएगा। फिर आता है हंटर कमीशन जो 1882 में आया, और इसका फोकस था प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा पर, टीचर ट्रेनिंग पे, बेहतर टीचर तैयार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर इसका बल था। इसके बाद आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी उस समय पे ब्रिटिशर्स के अंडर में रहती थी, तो उस पे क्या था ना कि वो उनका उनको काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता था, है ना? लेकिन अब 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आने के बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने लगी गवर्नमेंट कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या वो डिसाइड करने लगी कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो विश्वविद्यालयों पे सरकारी नियंत्रण बढ़ गया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 आने के बाद। फिर आया सैडलर कमीशन 1917 टू 1919 मानते हैं। तो इसी समय पर जो है वो बहुत सारी घटनाएं और भी इसके पैरेलल में चल रही थी इंडिया में। जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना वो गांधी जी का कई सारा मूवमेंट चल रहा था इस समय पे ही, है ना। और इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेक्रे जो मैसेकर हुआ था वो, और जो इंडिया के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश चीज़ों को नकारना शुरू कर दिया था, है ना। और पहली बार हिंदू मुस्लिम मिल के उस समय पे ब्रिटिशर्स का सामना करने लगे। तो उसी समय पे ये सैडलर कमीशन भी आया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टडी किया गया। देखा गया कि यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत आ रही है, बहुत ही गहन अध्ययन करके, और बताया गया कि देखिए यूनिवर्सिटी और स्कूल को लिंक करके और तब चलना होगा। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इंडिया में स्कूल एजुकेशन बहुत बेकार था। यूनिवर्सिटी में अगर अच्छा भी पढ़ाते हैं तो अगर स्कूल लेवल पर बेस ही अच्छा ना हुआ हो तो फिर हो नहीं पाता था। सैडलर कमीशन में ये। फिर आया हार्टॉग कमेटी। हार्टॉग कमेटी 1929 1929 में आया, और ये क्वालिटी के ऊपर बात किया कि भाई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपने खोल दिया, कॉलेजेस आपने खोल दिए, लेकिन उनकी गुणवत्ता काफ़ी बेकार हो चुकी थी। तो इन्होंने बताया कि भाई क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा के जगह पे बहुत बेहतर के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, है ना। वेस्टेज बहुत हो रहा था, ऊपर से काफ़ी सारा पैसा लगाया भी जाता था तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। स्टैग्नेशन था, स्थिरता आ गई थी शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। इसके बाद वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन के बारे में जो 1937 में आया 1937 में। तो बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी द्वारा वर्धा स्कीम, वर्धा एक जगह का नाम है। तो महात्मा गांधी ने प्रपोज किया नई तालीम कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, तो ये महात्मा गांधी द्वारा प्रपोज किया गया था बेसिक एजुकेशन 1937 में। शिक्षा को श्रम और जीवन से जोड़ना, और हमें स्किल सीखने के लिए इन्होंने प्रेरित किया कि हर इंसान को एक स्किल आना चाहिए, हार्ड स्किल जिसे हम कहते हैं। हम बोलते हैं वो तो सॉफ्ट स्किल हो गया, हार्ड स्किल का मतलब कि कढ़ाई बुनाई, या फिर हमेशा गांधी जी का फोटो देखिएगा आप, एक चरखे के साथ है, तो वो क्या दर्शाता है कि हमें अपने स्किल्स के ऊपर, हर इंसान को एक स्किल तो आना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा स्किल जिससे आप अपना जीवन यापन कर सके। ये हो गया। सर्जेंट प्लान 1944 में आया, जस्ट आपके आज़ादी के पहले यही प्लान जो था वो आया था। ये यूनिवर्सल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का ब्लूप्रिंट साबित हुआ, यानी कि जो हम ये था सार्वभौमिक शिक्षा, और इसके अलावा जो है मुफ्त शिक्षा, और आपका कंपल्सन था कि भाई एजुकेशन को कंपलसरी बनाना, बच्चों को कंपलसरी रूप से एजुकेशन दिलाना, है ना। तो ये सर्जेंट प्लान में सारी बातें डिस्कस की गई थी। तो स्वतंत्र भारत में जो भी हमारी शिक्षा नीतियाँ बनी, जो भी योजनाएँ बनी, प्लानिंग हुआ, उसका बेस जो है सर्जेंट प्लान को माना जाता है। 1944 में आया था, और इसके बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के जस्ट बाद अगर पूछे कि पहला नीति कौन-सा आया था, तो वो आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधा कृष्णन कमीशन के भी नाम से हम जानते हैं, है ना? 1948-49 में आया था।
इसका फोकस था उच्च शिक्षा पर। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में जो विश्वविद्यालय थे उनके अंदर बदलाव करना आवश्यक था, क्योंकि अब हम आज़ाद थे और आज़ाद भारत में हमें अपने कल्चर को वापस से प्रिजर्व करना था। जो हमारे कल्चर को अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था उसको वापस से हमें पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी थी। तो ओरिएंटल लैंग्वेजेज़ के ऊपर ध्यान देने लगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश एजुकेशन के अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेज और लोकल लैंग्वेजेज को जगह दिया जाने लगा, है ना? उच्च शिक्षा में कुल मिला के सुधार के बारे में बात हुआ। इसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में जो है यूजीसी को एस्टेब्लिश करने के बारे में बात हुआ कि भाई हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अनुदान आयोग भी बनाना होगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को देखेगा, उसका एक वॉचिंग बॉडी के तौर पे रहेगा, है ना? फिर आता है माध्यमिक शिक्षा के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदलियर कमीशन के भी नाम से जानते हैं, 1952-53 में आया। इसका एम था माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन का पुनर्गठन, इसको रीऑर्गेनाइज करना, है ना? और इसके बाद कोठारी कमीशन आया 1964-66 में। कोठारी कमीशन जो है, अच्छा, इसी बीच में यूजीसी भी एस्टेब्लिश हुआ 1953। 1956 में ऑफिशियली जो है इसको जिसे हम कहते हैं कि पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा 1956 में इसको, तो अगर आपसे पूछे कब एस्टेब्लिश हुआ तो 1956 ही आप जो है सही करेंगे। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन माना जाता है कोठारी कमीशन को। कोठारी कमीशन के ही द्वारा बताया गया कि भाई हमें जो है बहुत सारे बदलाव करने चाहिए। इन्होंने ही 10+2+3 वाला कॉन्सेप्ट लाया, जो अभी तक चला हुआ आ रहा था, है ना? तो क्लास 10th के बाद +2 मतलब इंटर और +3 मतलब ग्रेजुएशन। तो ये सिस्टम इन्होंने ही लाया था। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं कोठारी कमीशन। और इसी के जस्ट बाद हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसको हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 कहते हैं। ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो अगर आपसे पूछे कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1968 में आई थी। कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड थी। कोठारी कमीशन ने जो चीज़ें रिकमेंड की थी, जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, उसी के ऊपर ये बेस्ड थी। और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को इक्वलाइज करने के बारे में बात हुआ कि जो भी हम मौका देते हैं, जो भी हाशिए पर रहने वाले समूह हैं, जो भी लोग हैं, उनको मौका दो, उसमें हमें इक्वालिटी की आवश्यकता थी, उसके बारे में बात हुआ। ये पहली पॉलिसी थी। और इसके 18 साल बाद जो है ना, हमारे पास दूसरी पॉलिसी आई 1986 में। और ये पॉलिसी का फोकस था एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी पे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नवोदय विद्यालय के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हुआ इसी पॉलिसी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हुआ। ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था कि जो भी स्कूल्स थी उनकी स्थिति काफ़ी खराब हुआ करता था, तो बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल में उस समय पे नहीं हुआ करती थी। तो बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या-क्या आ जाएगा, जैसे पीने का अच्छा पानी हो, वॉशरूम हो कम से कम, है ना? ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटाइजेशन का बेहतर व्यवस्था हो, साफ-सफाई, और इसके अलावा बैठने के लिए कम से कम बेंच हो और पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड हो। इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया, है ना? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात किया गया इस वाले पॉलिसी, लेकिन इस पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सका समय पर, और इसी को वापस से इसके क्रियान्वयन के लिए 1992 में एक रिवाइज पॉलिसी आई, प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसको हम कहते हैं। ये रिवाइज्ड एनपी 1986, इसमें कुछ कमियां रह गई थी तो उनको सुधार, और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भी 1986 वाली पॉलिसी को हमें 1992 वाला प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाना पड़ा। तो इसमें टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा पर काफ़ी बल था। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बल दिया गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट समझने लगा था कि आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है, डिजिटल इवोल्यूशन होने वाला है ना? जबकि बहुत काफ़ी पहले की बात। इसके बाद से अगर हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान आया, है ना? 2001। इसके अलावा एनसीएफ आया हमारा 2005 में, एनसीएफ 2005। राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में आया, और राइट टू एजुकेशन जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात किया। और अगर ये बच्चा जो है अगर दिव्यांग या विकलांग हो तो ये 6 से 18 साल तक भी एक्सपैंड होता था। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, एक राइट दे दिया गया कि अब अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, और गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर 14 साल तक के बच्चे को मिले, और अगर बच्चा विकलांग या दिव्यांग है तो उसको 18 साल तक के बच्चों को मिले। अब हम कुछ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देख लेते हैं, जिसे हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं। सबसे पहला एनसीएफ 1975 में आया था, फर्स्ट फ्रेमवर्क था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दूसरा 1988 में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बात हुआ।
तीसरा एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, और पहली बार चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में एनसीएफ 2005 में ही बात किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखेंगे। और इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अलाइन करके हमारा एक नया एनसीएफ आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, और वो हमारे नए वाले शिक्षा नीति जो 2020 वाली शिक्षा नीति है उसके लिए आया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA आया 2009 में। ये सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में बात करता है। समग्र शिक्षा अभियान आया 2018 में। इंटीग्रेटेड स्कीम था स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूली शिक्षा को एकीकृत करने की योजना थी। फिर आया हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पॉलिसी, और ये पॉलिसी 1986 के बाद, यानी आप देखोगे तो 34 साल बाद ये पॉलिसी कहीं आई थी। 34 साल बाद हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक नई नीति आई, और इसने 1986 वाले को रिप्लेस किया। 10+2+3 वाले सिस्टम को हटाकर और 5+3+3+4 ये सिस्टम आया। ये याद रखेंगे, 5+3+3+4, इसमें भी 3 और 2। 3 जो है ये आपका ये था आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होंगी वो पढ़ाएंगी। फिर ये 2 है, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास। ये 3 है 3, 4, 5। ये 3 है 6, 7, 8, और ये 4 है 9, 10, 11, 12। तो ऐसे करके 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया। 10+2+3 अब हट गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फाइनेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात किया गया कि कम से कम हम बच्चों को इतना तो पढ़ा दें, या बुजुर्ग को भी, कि उनको पैसे गिनने आ जाए, है ना, नंबर्स का समझ आ जाए, है ना। इसके अलावा जो है बात किया गया हैकी के बारे में, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि जितने भी बॉडीज हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटी, इन सबको हैकी के अंदर में डाल दिया जाएगा। एक अम्ब्रेला बॉडी होगा हैकी। और जैसे नैक है तो नैक का नाम बदल के NAC हो जाएगा, नेशनल एक्रेडिटेशन फ्रेम काउंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका यूजीसी है वो भी इसके अंडर ही आ जाएगा, एआईसीटी उसके अंदर। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें नहीं आएंगी, एक तो लॉ और एक मेडिकल। इनका अभी भी वही सेम अलग अपना रहेगा इनका, है ना। बाकी सभी हैकी के अंदर आ जाएंगे, तो ये भी इसके अंदर आया। बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग के लिए बात किया गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात किया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। आजकल आप देख रहे होंगे ना कि सेमेस्टर सिस्टम आ गया है आपका, और हर एक जगह पे सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। और सेमेस्टर सिस्टम में क्रेडिट सिस्टम मिला दिया गया, क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है। ABC इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना। ABC ID होता है जहाँ पर आपके क्रेडिट स्टोर हो जाते हैं, और आपका साल वेस्ट नहीं जाता। अगर 1 साल भी पढ़ के आपने किसी कारणवश छोड़ दिया पढ़ाई, तो वो आपका क्रेडिट स्टोर हो जाएगा उतना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नई लाई गई, जो कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज पर भी लाई गई हैं, है ना। इसके बाद दूसरे एजुकेशनल बॉडीज और इवेंट्स जो रह गए हैं, उसमें यूजीसी 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है। एनसीईआरटी 1961 में करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक के लिए जाना जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फुल फॉर्म है इसका, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फुल फॉर्म है इसका। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 में आया, ये शिक्षक शिक्षा के लिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में आया, पहला हमारा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विश्वविद्यालय था, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा नैक 1994 में आया, एक्रेडिटेशन, है ना, के लिए है ये। नैक का रेटिंग आपको मालूम है। फिर एआईसीटी 1987 में टेक्निकल और मैनेजमेंट के लिए भी याद रखिएगा, ये टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए एआईसीटी आता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स या बॉडीज या आपके पॉलिसीज हो सकती थी, उतने मैंने कमीशंस कमिटीज कवर करने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि इस एक वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी पूछ दे रहा है कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, कब कौन सा आया। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो, और जिसने नहीं देखा वो मिस करेगा तो उसके नंबर्स डिस्टर्ब होंगे। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइए। देखिए, हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट जाता है, और आपके एक लाइक या कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारे साथ जुड़ के ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो विनय सर का ये नंबर है 9015951813। इस नंबर पर कॉल करके अगर आप अभी के अभी एडमिशन ले लेंगे, तो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको जून 2026 के लिए एंट्री मिल जाएगा। और अभी भी मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐप में आपको जोड़ दिया जाएगा, सेम अमाउंट आपको देना होगा, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा।
तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं अगले क्लास में आपसे मिलता हूँ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।